दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट थर्ड से लिया गया है। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। तो ग्लाइको का मतलब है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब है ब्रेकडाउन। तो आपको बता दें कि जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ही होता है। आपको बता दें कि ग्लाइकोलाइसिस को सबसे पहले इम्बडेन मेयरहॉफ ने खोजा था, इसलिए हम इसे एम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे यानी कि शॉर्ट में ईएम पाथवे भी कहते हैं। अब ग्लाइकोलाइसिस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, आइए इसको भी समझते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पाइरुवेट और लैक्टेट एंड प्रोड्यूसिंग एटीपी। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी सीक्वेंस वाली प्रक्रिया है, एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें कि ग्लूकोज के एक अणु या फिर ग्लाइकोजन के एक अणु से पाइरुवेट या फिर कह सकते हैं कि पायरुविक एसिड का निर्माण होता है और साथ ही साथ एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कितने स्टेप से होकर या फिर कितने फेज से होकर गुजरता है। तो आपको बता दें कि ग्लाइकोलाइसिस में कुल 10 स्टेप होते हैं जिन्हें हम 3 फेज़ में डिवाइड करते हैं या फिर कहीं कहीं आपको 2 फेज़ में भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम आपको लेफ़्ट साइड 2 फेज़ और राइट साइड 3 फेज़ दोनों ही फेज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ 3 फेज़ के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये 3 फेज़ है, जैसा कि मैंने बताया था कुल 10 स्टेप है, 10 स्टेप को 3 फेज़ में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो फेज़ है वो है एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। तो जैसा कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एनर्जी पहले बनानी है तो उसके लिए आपको पहले एनर्जी खर्च करनी होगी, यानी कि आपको कुछ पाना है तो पहले तो कुछ खर्च करना होगा। तो सेम इसमें भी यही है कि सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी खर्च होती है, इस वजह से इस फेज़ को हम बोल रहे हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़। तो स्टार्टिंग के जो 3 स्टेप होते हैं वो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ होते हैं। इसके बाद जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है इसमें स्प्लिटिंग फेज़ कहा जाता है। स्प्लिटिंग फेज़ में ये यानी कि इसमें यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक होते हैं। बात करते हैं थर्ड फेज़ की, जो कि 6 स्टेप से लेकर 10 स्टेप के बीच होता है। इसको हम एनर्जी जनरेशन फेज़ कहते हैं और इसी फेज़ में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें 2 फेज़ की तो 2 फेज़ में क्या होता है कि सबसे पहले 5 जो स्टेप होते हैं वो प्रिपरेटरी फेज़ होते हैं, यहाँ पे यानी कि यहाँ पर आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। और लास्ट के जो 5 स्टेज है वो है पे ऑफ फेज़, जिसमें कि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर आप ग्लाइकोलाइसिस के जो 10 स्टेप है और जो फेज़ है इनको देख सकते हैं। आप इनको देखकर घबराइएगा मत, इन सभी स्टेप के बारे में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। तो आइए वन बाय वन हम तीनों फेजेस और कुल जो 10 स्टेप है उनके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में होता क्या है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और इसको बदलने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है हेक्सोकाइनेज। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में एटीपी का एक अणु खर्च होकर फास्फेट का एक अणु देता है। तो यहाँ पर एटीपी का एक मॉलिक्यूल खर्च होता है। तो इस तरह से देखा जाए कि एटीपी का एक अणु खर्च होता है, इस वजह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। तो जो फ्री ग्लूकोज है वो फास्फोराइलेटेड होता है, यानी कि एटीपी से प्राप्त जो फास्फेट समूह है उस फास्फेट समूह को लेकर बदल जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, और इस प्रोसेस में ज़रूरत पड़ती है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की। तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, यह एटीपी को एडीपी और फास्फेट में तोड़ देता है। और आपको बता दें कि कहीं कहीं हेक्सोकाइनेज की जगह आपको ग्लूकोकाइनेज भी देखने को मिलता है। तो चाहे हेक्सोकाइनेज लिखा हो चाहे ग्लूकोकाइनेज लिखा हो, दोनों ही सेम चीज़ है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने एक आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और इस प्रोसेस में एंजाइम यूज़ होता है आइसोमरेज। इस एंजाइम को ग्लूकोज फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है।
और आपको बता दें कि नॉर्मल सेल कंडीशन के दौरान यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, यानी कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से वापस ग्लूकोज 6 फास्फेट भी बन सकता है। तो इस तरह से जो सेकंड फेज़ है हम उसको कह सकते हैं आइसोमेराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज जो 6 फास्फेट है वह अपने आइसोमर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। तो यहाँ पर मैं जितने भी स्टेप आपको समझा रहा हूँ उस स्टेप को लिख कर भी दे रहा हूँ ताकि आप एग्ज़ाम में उसको आसानी से लिख सकें। चलते हैं थर्ड स्टेप की ओर। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है यह फिर से एक फास्फेट समूह को लेता है और बदल जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, या फिर कह सकते हैं फ्रक्टोज 1,6 डाई फास्फेट। तो यहाँ पर बाई या डाई का सेंस ये है कि फ्रक्टोज के साथ 2 फास्फेट समूह जुड़े हुए हैं। अब ये फास्फेट समूह क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर फिर से एंजाइम काम करता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी को फिर से तोड़ देता है एडीपी और फास्फेट समूह में। तो यहाँ पर एटीपी के टूटने से हमें एक एडीपी और फास्फेट समूह मिलता है और यही फास्फेट जाकर फ्रक्टोज से जुड़ जाता है। तो इस तरह से थर्ड स्टेप को हम फिर से बोलेंगे फास्फोराइलेशन सेकेंड। फास्फोराइलेशन सेकेंड इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पर दूसरा अणु एटीपी का यूज़ हो रहा है। आगे के स्टेप को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वह रिंग फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है। तो रिंग फॉर्म में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हम इसको ड्रा करते हैं और इसके जो कार्बन के नंबर है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक। तो ये रिंग फॉर्म है। अब इसे अगर हम ओपन चेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। तो अगर हम इसे एकदम सिंपल फॉर्म में अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हम 6 कार्बन ले सकते हैं ताकि आगे हमको स्टेप अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है जो कि ग्लूकोज के जो कार्बन है उनको रिप्रेजेंट किया गया है। तो आइए हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज के जो 6 कार्बन थे वो थे। पहले स्टेप में फास्फोराइलेशन हुआ तो ग्लूकोज के छठे कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ गया और बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। सेकेंड स्टेप में आइसोमेराइजेशन हुआ और बना फ्रक्टोज 6 फास्फेट। उसके बाद फिर से सेकंड फास्फोराइलेशन हुआ और फ्रक्टोज के पहले कार्बन से भी फास्फेट समूह जुड़ गया और बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट। तो ग्लाइकोलाइसिस का हमने अभी तक जो फेज़ पढ़ा ये था एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़, क्योंकि आपने देखा कि अभी तक यहाँ पर हमने पूरे स्टेप में 2 एटीपी अणु का यूज़ किया हुआ है, यानी कि 2 अणु एटीपी के खर्च हुए हैं। एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज़ के बाद जो अगला सेकंड फेज़ है वो है स्प्लिटिंग फेज़। तो इसमें होता क्या है कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। पहला मॉलिक्यूल है ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। तो इस तरह से 6 कार्बन का फ्रक्टोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। आपको ईजिली इसको याद करने के लिए याद करना होगा गैप और डैप। और आपको बता दें कि ये भी अभिक्रिया जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है। आपको बता दें कि गैप और डैप ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर है और ये इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं आइसोमरेज एंजाइम थायोस फॉस्फेट आइसोमरेज के द्वारा। तो फोर्थ स्टेप है स्प्लिटिंग फेस। तो इसमें देख सकते हैं कि 6 कार्बन का जो फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड के ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के, और यहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा है एल्डोलेज। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर आइसोमेराइजेशन होता है, यानी कि जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है यह थाइयोस फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदलता है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में आइसोमर हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो इंटर कन्वर्जन है, यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में बदलना ज़रूरी है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के जो अगले स्टेप है उसमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भाग लेता है। तो अगले स्टेप में होता क्या है कि जो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है यह अपने अंदर कुछ एनर्जी हार्वेस्ट किए हुए रहता है और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के थ्रू, या फिर हम इसे कह सकते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम करता क्या है, यानी कि जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन
रिएक्शन को कैटलाइज करता है। मतलब कि ये एंजाइम क्या करता है, हाइड्रोजन को रिमूव करता है, इसलिए इसे डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। और हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन भी कहलाता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है वह दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, और जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लेता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज करता है। तो आगे के स्टेप में होता क्या है कि ये जो एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, यह ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे रिएक्ट करता है और पहले कार्बन और दूसरे कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर देता है और इसे भेज देता है NAD के पास और उसे कन्वर्ट कर देता है NADH में। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ। आपको बता दें कि इस प्रोसेस में वाटर भी इन्वॉल्व होता है और पहले कार्बन पर OH ग्रुप जाकर जुड़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर हायर फ्री एनर्जी एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है जो कि बहुत ही अनस्टेबल यानी कि अस्थायी होता है, और इस तरह से ये अपना एक फ्री एनर्जी रिलीज़ करता है और फॉर्मेशन करता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट का, जो कि एक स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पर 2 फास्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक पहले पर और तीसरे पर, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाईफॉस्फो। तो इस तरह से देखा जाए तो इस स्टेप में ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट में। तो चलते हैं ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप की ओर। तो यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनता है, और आपको बता दें कि ये हायर एनर्जी मॉलिक्यूल हैं जो कि आगे चलकर ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बनने में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज़ हुआ, और साथ ही साथ यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ये भी हुआ कि NAD कन्वर्ट हो गया NADH में। तो ये जो NAD है आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और ढेर सारे ATP का फॉर्मेशन करता है। और आपको बता दें यहाँ पर 2 NAD के मॉलिक्यूल से 2 NADH के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो जितने भी प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं इस स्टेप में उन सभी को मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक अणु NADH से बनता है 3 अणु ATP के। तो यहाँ पर 2 अणु NADH के थे, इसलिए यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। लेकिन ये 6 ATP के मॉलिक्यूल कहाँ बनेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अगले स्टेप में क्या होगा कि 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट से जो एक फॉस्फेट है वह कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। तो इसमें क्या होता है कि एक एंजाइम यूज़ होता है फास्फोग्लिसरेट काइनेज, और काइनेज क्या करता है कि ADP के साथ एक फास्फेट समूह को जोड़कर बना देता है ATP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ATP का फॉर्मेशन होता है। तो पहले कार्बन का जो फास्फेट था वह ADP के साथ मिलकर ATP बना देता है, और इस तरह से 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बदल जाता है 3 फास्फोग्लिसरेट में, क्योंकि पहले नंबर का जो फास्फेट था वह निकल चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोलाइसिस का 3rd फेज़ है, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप है। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि 2 अणु ADP से 2 अणु ATP का फॉर्मेशन होता है। आपको बता दें कि इस स्टेप को हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कहते हैं। फास्फोराइलेशन का मतलब होता है ATP का फॉर्मेशन, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इसे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वह सबस्ट्रेट लेवल पर हो रहा है, यानी कि जो हमारा सबस्ट्रेट है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, इससे ATP बन रहा है। तो सबस्ट्रेट से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। अगले 2 स्टेप में ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि 3 फास्फोग्लिसरेट बदल जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट में, और 2 फास्फोग्लिसरेट बदल जाता है फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। तो आपको बता दें कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एक एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड है, यानी कि हायर एनर्जी कंपाउंड है, जो कि ADP को बदल देता है ATP में, यानी कि ये फास्फेट रिलीज़ करता है जिससे बनता है पाइरुवेट। तो जब 3 फास्फोग्लिसरेट 2 फास्फोग्लिसरेट में बदलता है तो वहाँ पर एक म्यूटेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और जब 2 फास्फोग्लिसरेट फास्फोइनॉल पाइरुवेट में बदलता है तो वहाँ पर एंजाइम की ज़रूरत होती है इनोलेज। और ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में फास्फोइनॉल पाइरुवेट बदलता है पाइरुवेट में, और इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है पाइरुवेट काइनेज की। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि 2 ATP का फॉर्मेशन होता है।
तो 8th जो स्टेप था वो था म्यूटेशन, जिसमें 3 फास्फोग्लिसरेट बन रहा था 2 फास्फोग्लिसरेट में, और एंजाइम था फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। इसके बाद जो अगला स्टेप था वो था डिहाइड्रेशन, जिसमें कि जो हायर एनर्जी कंपाउंड था फास्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जा रहा था फास्फोइनॉल पायरुवेट में, और यहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत थी इनोलेज की। और ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट स्टेप में एटीपी का फिर से फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो एटीपी बन रहा है फास्फोइनॉल पायरुवेट से बन रहा है, जो कि सबस्ट्रेट है, इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन 2, क्योंकि ये दूसरे सबस्ट्रेट से बना है। इसके पहले हमने देखा कि फर्स्ट सबस्ट्रेट से बना हुआ था एटीपी। तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का जो समरी रिएक्शन है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ग्लूकोज प्लस 2 molecule of inorganic phosphate to NAD to ADP give 2 molecule of pyruvate, 2 molecule of NADH, 2 hydrogen ion and 2 molecules of water and release of 2 ATP। तो रिएक्शन के लेफ्ट साइड रॉ मटेरियल लिए गए हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज़ हुए हैं। तो इसमें हुआ क्या कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बने, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी कंपाउंड बने हैं सब में प्रीफिक्स 2 यूज़ हुआ है। यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट बना है, जहाँ पर एक फास्फेट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट के, तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक फास्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट। तो इसलिए आप रिएक्शन में देखेंगे लेफ्ट साइड 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट लिया गया है। इसके बाद है NAD रिड्यूस हुआ था हाइड्रोजन को लेकर NADH में, और ये जो NADH है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और भी ATP देता है। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन और भी रिलीज हुए हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। इसके अलावा जो 2 ADP थे वो कन्वर्ट हुए थे 2 ATP में। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी एनर्जी गेन हुई है या फिर डिराइव्ड हुई है, तो जैसा कि हमने देखा था कि पहला जो फेज़ था वो था एनर्जी एक्सपेंडिचर फेज़, और दूसरा जो था एनर्जी प्रोडक्शन फेज़। एनर्जी एक्सपेंडिचर में आप देखेंगे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट के दौरान एक ATP का यूज़ हुआ था, वहीं फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट बनने में एक ATP का यूज़ हुआ था, यानी कि यहाँ पर 2 ATP खर्च हुए थे। वहीं अगर हम बात करें एनर्जी प्रोडक्शन की, तो ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन अवेलेबल है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में केवल 2 साइट एनर्जी जनरेशन के हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर है 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट कन्वर्ट हो रहा है 3 फास्फोग्लिसरेट में, और दूसरा है फास्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट में, और दोनों ही सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। इस तरह से 2-2 ATP मिलाकर 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ। तो एक तरह से देखा जाए जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो 2 ATP खर्च हुआ और 4 ATP प्रोड्यूस हुए, तो जो नेट गेन है वो है 2 ATP का। अब यदि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, तो जब ऑक्सीजन अवेलेबल होता है तो इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस में, लेकिन इनडायरेक्ट रोल होता है ग्लाइकोलाइसिस में। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो था वह 1,3 बाई फास्फेट ग्लिसरेट में बदला था, तो वहाँ पर 2 अणु NAD से बने थे, 2 अणु NADH के। तो ये जो NADH है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उस दौरान 1 मॉलिक्यूल NADH से बनते हैं 3 अणु ATP के। तो इस तरह से देखा जाए तो 2 NADH से मिलकर बनेंगे 6 अणु ATP के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि ग्लाइकोलाइसिस पर आधारित था। तो जितने भी स्टेप थे उनको मैंने समराइज़ करके एक फ्लो चार्ट में दे रखा है, आप इसको एक साथ नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।